हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे इकोनॉमिक्स के। आज हम लोग बात करेंगे जिस पार्ट पे हम लोगों ने इन्फ्लेशन को बेसिकली छोड़ा था, दैट इज मॉनेटरी मेजर्स। कि इन्फ्लेशन को अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी कि इन्फ्लेशन क्या होता है। हमने यहाँ से शुरू किया था बेसिकली कि इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इन्फ्लेशन इज, इन्फ्लेशन को क्या रेट होता है, कैसे मेजर करते हैं। हमने इन्फ्लेशन को मेजर करने के WPI CPI के बारे में पढ़ा। फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ा कि इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, और हम लोगों ने इसके अलावा एक चीज़ और भी बात की थी कि इन्फ्लेशन को किन मेथड से कंट्रोल किया जाता है। तो उनमें हमने कुछ मेथड्स की बात तो कर दी थी, लेकिन मॉनेटरी मेजर्स और फिजिकल मेजर्स कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू अलग से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज योर मॉनेटरी मेजर्स एंड फिजिकल मेजर्स। कल की क्लास से मैंने बताया भी था डियर स्टूडेंट्स तुम लोग को कि मॉनेटरी मेजर्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके ऐसे होते हैं क्योंकि जो कि आरबीआई के द्वारा होते हैं, यानी क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, आरबीआई बनाती है। और आरबीआई के द्वारा बनाई हुई मॉनेटरी पॉलिसी से हम मॉनेटरी मेजर्स लेते हैं। ठीक है, तो आरबीआई मैंने जैसे कल की क्लास में बताया भी था और आप लोग को होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था, तो उससे मॉनेटरी पॉलिसी का इसीलिए जिक्र किया गया था। यानी मॉनेटरी पॉलिसी या हम कह सकते हैं मॉनेटरी मेजर बेसिकली वो मेजर होता है जिसके बेसिस पे वो तरीका, वो पॉलिसी, वो मेथड जिसके बेसिस पे आरबीआई के द्वारा या आरबीआई की मदद से, सेंट्रल बैंक की मदद से बेसिकली इन्फ्लेशन को, यानी कि जो कीमतें बढ़ रही हैं और मनी वैल्यू कम होने वाली सिचुएशन होती है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल मॉनेटरी मेजर्स। आइए हम डिस्कस करते हैं, उसमें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे सारे पॉइंट्स पे। सबसे पहला है आपका क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का बेसिकली मतलब होता है क्रेडिट पॉलिसी जो कि मनी से रिलेटेड है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक कौन है हमारे देश का? आरबीआई। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री अडॉप्ट्स अ नंबर ऑफ मेथड्स टू कंट्रोल द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट बेसिकली अगर हम बात करें तो क्रेडिट कहीं ना कहीं एक तरीके से देश में लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने का काम करता है। अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की ओवरऑल डिमांड भी बढ़ेगी। फिर वही बात, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर अपने आप क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो कहानी घूम फिर के फिर वही आ रही है कि कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से कीमतें फिर से बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, और फिर महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन हो जा रहा है। तो इस चीज़ को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, फॉर दिस पर्पस इट रेजेस द बैंक रेट, सेल सिक्योरिटीज इन द फॉरेन मार्केट। कौन ये सब काम कर रहा है? आरबीआई। ये सारा काम आरबीआई करती है, बैंक रेट बढ़ा देती है। अभी ये सब क्या होता है हम इसे आगे बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्रेडिट कंट्रोल के टॉपिक पे आएंगे, विच इज इन नॉट यूनिट 2। अभी बस ये समझ लो कि आरबीआई कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। वो टेक्निक्स होती हैं बैंक रेट बढ़ा देना, सिक्योरिटीज को बेच देना, कई टाइप की क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स लाइक सच एज रेजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेटिंग कंज्यूमर क्रेडिट्स। इन सब मुद्दों पे काम करता है आरबीआई। और ये वो टेक्निक्स या हम कह सकते हैं ये वो तरीके होते हैं जिससे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई आपके उन सब तरीके से, आरबीआई आपकी जितनी भी प्लान्स एंड पॉलिसीज होती हैं उस पे काम, उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, उससे इन्फ्लेशन को रेगुलेट करता है। और इन सब चीज़ों की वजह से आप आरबीआई की, या कह सकते हैं जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसकी मदद से क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तरीका पहला है क्रेडिट पॉलिसी का, जिसके थ्रू आप मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू सेंट्रल बैंक जो होता है हमारे देश का, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये पहला तरीका था जो कि हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड है आपका डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। देखिए, डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी ये बहुत ही सुना हुआ कॉन्सेप्ट है, और ये 2016 में आपको पता होगा लेटेस्टली डीमोनेटाइजेशन हुआ भी था। ठीक है, 2016 की बात करें तो हमने डीमोनेटाइजेशन होता है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी देश की जो करेंसी होती है, किसी भी देश की जो करेंसी होती है उसका लीगल वजूद खत्म कर देना।
जैसे 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो ये पाया गया था 2016 के डीमोनेटाइजेशन में कि आपका जितनी भी करेंसी है वो हजार के जो नोट थे और 500 के जो नोट थे उनको सरकार ने इलीगल का मतलब वॉइड डिक्लेयर कर दिया था कि यानी कि एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। क्रॉस क्रॉस का मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो ये था डीमोनेटाइजेशन करना। डीमोनेटाइजेशन, उन्होंने करेंसी की जो लीगल पावर थी, लीगल टेंडर वर्ड यूज करते हैं बेसिकली, जिसमें करेंसी के पास एक ताकत होती है, 1000 के नोट की ताकत है कि आप 1000 का सामान खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू करेंसीज हायर डिनोमिनेशन के बेसिकली जो करेंसीज थी, जैसे कि मैंने बताया ना 500 और 1000, इनको क्या कर दिया, डीमोनेटाइज कर दिया। और ये इसलिए किया गया था डीमोनेटाइजेशन 2016 में, सबको पता होना चाहिए, काले धन को रोकने के लिए, दैट इज ब्लैक मनी पे कंट्रोल करने के लिए चारों तरफ से ये काम किया गया। अब ये काम चारों तरफ से करने के लिए किया गया तो भाई सिंपल सी बात पाई गई कि हाँ भाई ये भी एक तरीका था बैंक का, या कह सकते हैं आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का, या मॉनेटरी मेजर था जिसके थ्रू ब्लैक मनी को देश में कंट्रोल किया। दिस इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट। सिर्फ डीमोनेटाइजेशन करने से काम नहीं चलता है। आप डीमोनेटाइजेशन अगर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि अगर आप पुराने नोटों को बंद करें, यानी कि अगर आपने ओल्ड नोट्स को बंद किया, ओल्ड नोट्स कौन से बंद हुए थे, जैसे कि सबको पता है 1000 के और 500 के। 1000 के और 500 के जो नोट्स बंद हुए थे, इस पे क्या लगा दिया था सरकार ने, ताला लगा दिया था, यानी कि तो मैं इस पर क्रॉस बना दूंगा। इसकी जगह पे सरकार नए नोट्स इशू किए, सरकार ने न्यू करेंसी आई। न्यू जो आई, देखा होगा तुम लोगों ने, 500 के नए नोट आए और 1000 की जगह 2000 के नए नोट आए पिंक कलर के। फिर सरकार ने बहुत सारे नए नोट लॉन्च किए जिसमें 200 के थे, 50 के थे, 100 के हैं, 20 के हैं, 10 के हैं। तो ये सब क्या है, दिस इज कॉल्ड न्यू करेंसी। जब सरकार नए करेंसी इशू करती है, क्यों करती है आइए देखते हैं। अंडर दिस मेजर वन न्यू नोट इज एक्सचेंज फॉर अ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ द ओल्ड करेंसी। ओल्ड करेंसी की जगह पे न्यू करेंसी सरकार लाती है। क्यों? द वैल्यू ऑफ बैंक डिपॉजिट इज ऑल्सो फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। Such measure is adopted when there is an excessive issue of notes and their hyperinflation in the country. बेसिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ काले धन को रोकना उद्देश्य नहीं होता है, यानी कि आपको ब्लैक मनी तो रोकना ही रोकना है, लेकिन जो अननेसेसरी की मनी का फ्लक्चुएशन है उसको भी रोकना है। उसके लिए सरकार पुरानों को एक तरह से बैन करती है और नए को धीरे धीरे सर्कुलेट करती है। इससे क्या होता है कि देश में जो ओवरऑल मनी सप्लाई है, मैंने उस दिन भी तुम लोग को 2 बार से बता रहा हूँ, मनी सप्लाई जो होता है, और मनी सप्लाई कौन करती है हमारे देश में, आरबीआई करती है। इसके द्वारा होता है, आरबीआई के द्वारा होता है। ये इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, जिसके थ्रू लोगों की परचेजिंग पावर होगी कम, जिसकी वजह से डिमांड भी होगी कम, और जिसकी वजह से प्राइस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इन शॉर्ट हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे तरीके थे जिसके बेसिस पर हम लोग अपने मॉनेटरी मेजर्स को, या वो तरीके जिसके थ्रू मॉनेटरी मेजर्स इस्तेमाल करके, मॉनेटरी पॉलिसीज़ की टेक्निक्स इस्तेमाल करके भारतीय रिजर्व बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बेसिकली वो सारी टेक्निक्स थी। क्या क्या पढ़ी हम लोगों ने टेक्निक्स? सबसे पढ़ा हमने क्रेडिट पॉलिसी, फिर हमने पढ़ा कि डीमोनेटाइजेशन, पुराने नोट्स को बंद कर देना, बेसिकली हाई डिनोमिनेशन के, ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके। एंड तीसरा है उसकी जगह पे नए करेंसी डिनोमिनेशंस के नोट इशू करना, और वो भी एक पर्टिकुलर स्लॉट में इशू करना, ताकि देश में एक मनी की जो ऑथेंटिक सप्लाई है वो बनी रहे। ठीक है, तो ये 3 हमने पढ़ा मॉनेटरी मेजर्स। नेक्स्ट बात करते हैं फिस्कल मेजर्स की, कि फिस्कल मेजर क्या होता है। अब फिस्कल मेजर्स पे आते हैं। फिस्कल मेजर्स बहुत ही सिंपल है। कल मैंने फिस्कल का मतलब बताया था, अगर तुम लोगों ने वीडियो को ढंग से देखा होगा
तो मैंने बताया था फिस्कल का मतलब क्या होता है। फिस्कल मेजर्स मीन्स, मैंने कल बताया भी था कि सरकार की बजटरी और टैक्सेशन पॉलिसी को जब हम जोड़ देते हैं तो कौन सा मेजर बन जाता है, फिस्कल मेजर बन जाता है। ठीक है, उसी फिस्कल मेजर्स की बात हो रही है। बेसिकली जो गवर्नमेंट कर बनाती है, जो देश की सरकार बनाती है, उसको हम कहते हैं फिस्कल मेजर्स। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। पहला, रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। सरकार किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है, जो फालतू के खर्चे हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जो देश के लिए ज़रूरी नहीं है या जिससे देश को कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे कई खर्चे हो सकते हैं। जैसे आम आदमी के कई खर्चे होते हैं, द सेम वे सरकार के भी ऐसे कई खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों को रोकने के लिए बेसिकली अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने को की बात हो रही है कि आप उसे कंट्रोल करें, सरकार उस पर नियंत्रण पाए, जिससे वो चीज़ों को अच्छे से इन्फ्लेशन में कंट्रोल कर सके। देखो लिखा है, द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। नॉन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, वो एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्टिव देश के लिए नहीं है, यानी कि देश के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जिससे देश को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ जो देश के लिए अच्छी नहीं है, लाभकारी नहीं है, उस पर सरकार नियंत्रण पाए ताकि वो महंगाई को रोक सके। ठीक है, this will also put a check on private expenditure which is dependent on government demand for goods and service। जब सरकार फालतू का या irrelevant खर्चा नहीं करेगी, इससे कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर को वो प्रोडक्टिव जगह पे अपनी इनकम यूज कर सकती है और देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और इन्फ्लेशनरी कंडीशन पे काबू सरकार पा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया हमारा रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपका सरप्लस बजट। सरप्लस बजट की बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट मेजर इज टू अडॉप्ट एंटी इन्फ्लेशनरी बजटरी पॉलिसी। एंटी इन्फ्लेशनरी बजटरी पॉलिसी का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद है कि ऐसी पॉलिसी जिसमें इन्फ्लेशन ना हो, लेकिन इन्फ्लेशन मैं बता दूँ एक ऐसी चीज़ है जो कि स्वाभाविक है, मतलब हर देश में महंगाई और इन सब चीज़ों की बात होती है, तो इन्फ्लेशन इज अ वेरी नॉर्मल मेजर। अब कैसे है ये देखते हैं इस पर। सरप्लस बजट पहले मैं बता दूं क्या होता है। बजट में होती हैं दो चीज़ें, एक होता है सरकार को मिलने वाला पैसा और एक होता है सरकार के होने वाले खर्च। जो पैसा होता है सरकार का उसको रेवेन्यू कहते हैं, जो खर्च होता है उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक ऐसा बजट जिसमें कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आपस में बराबर हो जाएं, ऐसे बजट को हम कौन सा बजट कहते हैं, सरप्लस बजट कहते हैं। सॉरी, ऐसे बजट को हम लोग बैलेंस बजट कहते हैं, नॉट सरप्लस बजट, इसको हम बैलेंस बजट कहते हैं। लेकिन अगर यही बजट में थोड़ा सा हम चेंजेस करें, यानी कि कैसे चेंज करें, सरकार क्या करे, सरकार रेवेन्यू अपनी ज़्यादा कर ले, यानी कि बजट इस तरह से प्रस्तावित करे बनाए जब सरकार का रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए और खर्च जो एक्सपेंडिचर है उसका लेवल कम हो जाए, तो फिर बजट अपने आप सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है, खर्चे कम है, इनकम ज़्यादा हो रही है, खर्चे कम हो रहे हैं, तो इस बजट को हम सरप्लस बजट कहेंगे। और यहाँ पर ये जो बात बोली है एंटी इन्फ्लेशनरी बजट पॉलिसी, वो यही बोली गई है कि जब सरकार की रेवेन्यू ज़्यादा होगी तो उससे सरकार देश में होने वाले इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को रोक सकती है। देखिए लिखा भी है, फॉर दिस पर्पज द गवर्नमेंट शुड गिव अप डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड इंस्टेड हैव सरप्लस बजट। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ही समझ ही नहीं आप तो अच्छा रहेगा। जब देश में फाइनेंस का अभाव होता है, फाइनेंस का मतलब पैसों की कमी है, इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसके लिए सरकार कई सारे कदम उठाती है, कई सारे स्टेप्स उठाती है बेसिकली फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर सरकार का बजट जो है, गवर्नमेंट का बजट ही सरप्लस होता है, ये कौन किसका बजट है, सरकार का बजट है, और अगर गवर्नमेंट का बजट सरप्लस होगा तो वो देश के लिए अच्छा काम कर सकती है, देश के लिए प्रोडक्टिव काम कर सकती है, जिसकी वजह से देश को भी फायदा होगा और देश के लोगों का जो पैसा है टैक्स के फॉर्म में उसका भी सही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक और अच्छी क्लास का, दैट इज योर पब्लिक डेट। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझो।
At the same time, it should stop repayment of public debt and postpone it to some future date till inflationary pressures are controlled with the economy. Instead of government should borrow more to reduce money supply with the public. देखो इसमें सरकार चालाकी खेलती है, क्योंकि इन्फ्लेशन में सबको पता है लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, इनकम की वजह से लोगों की डिमांड ज़्यादा है। तो सरकार क्या करती है? लोगों से पैसा लेती है, डेप्ट लेती है। कौन करता है ये काम? ये काम करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डेप्ट मांगती है लोगों से, यानी कि जितने भी लोग हैं देश के पीपल, उनसे कहती है कि हमें पैसा दीजिए। अब अलग अलग लोगों से कहती है कैश आप जमा करें। कैसे जमा करें? ये नहीं कि वो घर घर जाके बेल बजाएगी पैसे दे दो पैसे दे दो, नहीं, ऐसा नहीं करेगी सरकार। सरकार आपसे कहेगी कि भाई हम अपनी कुछ स्कीम्स हैं या कुछ ऐसा है कि आप भी हमें पैसा दीजिए और हम कुछ समय बाद आपको ये पैसा इंटरेस्ट के साथ देंगे या फिर कुछ आपको बेनिफिट्स के साथ देंगे, आपको कई टाइप की रियायतें देंगे, बेनिफिट्स देंगे, सरप्लस देंगे, एंड यू विल बी गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट। सो इन दैट केस पब्लिक सरकार में पैसा जमा करती है। देखो जैसे कि लिखा भी हुआ है, पोस्टपोन कर देते फ्यूचर डेट के लिए। अब क्या होगा, जो सरकार ने कहा 1 साल तक के लिए आप जितना भी पैसा जमा करेंगे वो हमारे डेप्ट में डिपॉजिट रहेगा और वो आपको रीपे हम नहीं करेंगे, 1 साल तक रीपे नहीं होगा। तो इससे कई लोग फ़ायदा कमाने के चक्कर में सरकार के उसमें चीज़ों में पैसा जमा कर देते हैं। इससे क्या होता है, या डेप्ट के फॉर्म में ही सही, और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट फिर कहती है कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है और गवर्नमेंट पैसा आपसे ले लेती है। दूसरा, गवर्नमेंट इसी पब्लिक डेट में क्या करती है कि इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट शुड बोरो टू, गवर्नमेंट आपसे बोरो करती है कि भाई अभी सिचुएशन ऐसी है, आप हमें ज़रा पैसे दीजिए, पैसे की मदद है, और कई सारे गवर्नमेंट कंपल्सरी पेमेंट्स लगा देती है, यानी कि आपको पे करना ही करना है। एक पर्टिकुलर अकाउंट है, केयर्स फंड जैसे कि आया था, आपने सुना होगा, ठीक है, तो उसमें सबको जमा करना ही करना। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केयर्स फंड कोई उसमें लॉजिक ना यूज़ करके नहीं सर वो तो अलग हो गया फंड। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि कोई भी फंड क्रिएट कर दिया है, कुछ भी कर दिया कि सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको पैसा अपना जमा करना ही करना है। तो सब भाई, अगर 125 करोड़ की आबादी है मैं कहता हूँ, और उसमें 100 करोड़ लोग भी फॉर एग्जाम्पल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जाए जमा करते हैं, सब थोड़ा थोड़ा भी जमा करेंगे तो परचेजिंग पावर कम होगी। तो परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं कम हुई, सॉरी इसमें मैं उल्टा कर देंगे, परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो गया। तो इन तरीकों से भी सरकार क्या करती है, डेप्ट लेके या आप हमारे पैसा लगा दीजिए, इन तरीकों से भी सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वो मॉनेटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स की बात की जो कि तरीके होते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। मैं क्विक रिवीजन करा दूँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने शुरुआत की थी इन्फ्लेशन से कि इन्फ्लेशन क्या होता है। बेसिकली जब प्राइस बढ़ते हैं गुड्स या सर्विस के और मनी वैल्यू कम हो जाती है, उस कंडीशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर वो हमने बताया था इन्फ्लेशन रेट, वो रेट जिसके परसेंटेज जिसके बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा है या घटा है। फिर हमने बात कही मेजर्स ऑफ इंडियन इन्फ्लेशन की कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कई सारी अथॉरिटीज़ लाइक OEA, DIPP, GOI, ये सब देखते हैं इन्फ्लेशनरी कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मैंने बताया था 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड के साथ पुल वर्ड यूज होता है, कॉस्ट के साथ पुश होता है, यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जैसे कि बताया, लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उनका प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। और फिर मैंने इसमें आप लोगों को डायग्राम भी बताया था कि डायग्राम किस तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। फिर दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जब चीज़ें महंगी होती हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी किन तरीकों से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें हमने RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, RBI के द्वारा मनी सप्लाई जो होती है, सप्लाई साइड पॉलिसीज़ जो होती हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, फिस्कल पॉलिसी जो कि सरकार बजटरी टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है,
वेज कंट्रोल पॉलिसी की वेजेस पे नियंत्रण रख के भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की जो हमने टॉप क्लास में बात की, जिसमें हमने इन्फ्लेशन को पूरी तरह से पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि मॉनेटरी मेजर्स पढ़े। मॉनेटरी मेजर्स जो आरबीआई के द्वारा दिए गए होते हैं, जिसमें क्रेडिट पॉलिसी, डीमोनेटाइजेशन और इशू ऑफ न्यू करेंसी पढ़ी। उसके बाद हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी। फिस्कल पॉलिसी जो कि सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें हमने रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पढ़ा और सरप्लस बजट एंड रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। तो यहाँ पर बेटा तुम लोग का यूनिट 1 का पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इन्फ्लेशन है वो पूरा होता है। तो आई होप तुम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स देख रहे होगे और उसको बार बार देखो। ये इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि तुम लोग के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। नोट्स तुम लोग को पहले ही मिल चुके हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए और इस टाइम को भी आप पढ़ाई करके और अदर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। सब लोग अपना ध्यान रहें, सेफ रहें, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।